नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज से हम जैसे कि कल की हमारी जो सिलेबस डिकोडिंग की क्लास थी उसके पश्चात हमने चर्चा की थी कि आज से हम यूनिट 9 का जो हमारा जीएसटी वाला पोर्शन है उसको चालू करेंगे। तो आज हमारी जीएसटी के पहले ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, मतलब अगेन कि हम डायरेक्ट जीएसटी पढ़ना नहीं चालू करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर पर चर्चा चालू करेंगे। जो हमारे सिलेबस में बिंदु लिखे हुए हैं उन पर चर्चा चालू करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपनी क्लास को। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेस कवर करवाई जाएंगी। टैक्सेशन है ना, कराधान सहायक कराधान अधिकारी जो है या टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट टैक्सेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके संबंध में जो पार्ट बी वाला पोर्शन है, ठीक है, उसकी क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएंगी। कंप्लीट 10 यूनिट की क्लासेस, साथ ही साथ जल्द ही नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट में। ठीक है, बुक के फॉर्म में। दो बातें। तीसरी बात इसमें आती है पार्ट ए को लेकर के। तो पार्ट ए को लेकर के ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। उसको लेकर के पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है और डेली आपको अब क्लासेस मिलती रहेंगी बिना किसी व्यवधान के। ठीक है, तो क्लास चालू करते हैं बिना किसी देरी की, बिना यहाँ वहाँ की बातों के। ठीक है, हम चालू कर रहे हैं जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, पार्ट बी का यूनिट 9 इंट्रोडक्टरी क्लासेस। सबसे पहले आपके सिलेबस में जो कर की बात की गई है, टैक्सेशन की बात की गई यूनिट 9 में, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है, बेसिक बातों को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगेन कि ऐसा नहीं कि आप में से किसी को पता नहीं है, अधिकांश लोगों को पता होगा, मैं जानता हूँ, बट अगेन कि मेरा दायित्व तो है कि मैं सभी को कवर करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। तो बेसिक बातों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। सबसे पहले इसमें आता है टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है। अगेन टैक्स के यदि संबंध में यदि हम बेसिक चर्चा कर लें तो वो एक लैटिन शब्द से निकल के आता है। अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है टैक्स शब्द किस भाषा के शब्द से क्या है उद्धृत हुआ है, किस भाषा के शब्द से। लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो इटली में बोली जाती थी किसी जमाने में। ठीक है, वर्तमान में लैटिन लैंग्वेज इज जस्ट लाइक संस्कृत, ना कोई बोलता है ना कोई काम होता है उस पर। ठीक है, वैसे ही लैटिन लैंग्वेज हो चुकी है वर्तमान में। ठीक है, तो टैक्स शब्द जो निकल के आया वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, कौन सा, टैक्सो। ठीक है, कौन सा शब्द होता है, टैक्सो, वहां से निकल करके आता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज के मूल्य का आकलन करना, किसी चीज के मूल्य का आकलन करना। कर क्या होता है, कर देश के निवासियों को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं के जवाब में व्यक्ति द्वारा सरकार को किया गया एक अनिवार्य योगदान होता है। कुछ शब्दों का आप यहाँ ध्यान देखिए, किस चीज को, एक अनिवार्य योगदान है ये, मतलब अनिवार्य अंशदान कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं, ये अनिवार्य अंशदान है। मतलब क्या है भाई, आपको देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार को। कौन देगा, व्यक्ति देगा। किस चीज के लिए देगा, ताकि सरकार हमको बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं क्या कर सके, प्रदान कर सके। हम सब टैक्स देते हैं। ठीक है, कोई कहता है मैं टैक्स नहीं देता हूं आपसे आकर के, तो उसको समझाइए। उसको क्या समझाना है कि भाई साहब आप भी टैक्स देते हैं, बस आप क्या है, कौन सा टैक्स नहीं देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, है ना। कौन सा टैक्स नहीं देते हैं, डायरेक्ट टैक्स। यदि व्यक्ति डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है तो उसको लगने लगता है कि वो टैक्स नहीं देता है। नहीं भाई, आप यदि कुछ भी खरीदते हैं बाजार से, कुछ भी XYZ कुछ भी खरीद रहे हैं आप, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से पर आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, टैक्स दे ही रहे होंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो क्या हुआ, कर सरकार को राजस्व प्रदान करते हैं और अर्थव्यवस्था को ताकत प्रदान करते हैं। कैसे, अगेन की सरकार को यदि विकासात्मक कार्य करने हैं, लोक कल्याण के उद्देश्य से कुछ भी पैसा खर्च करना है, तो सरकार को क्या क्या लगेगा, राजस्व लगेगा, पूंजी लगेगा, पैसा लगेगा। वो कहाँ से आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ढेर सारे संसाधन हैं और बिना कर वसूले आप क्या कर लेंगे, राष्ट्र का विकास कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है, बिना लोगों की पार्टिसिपेशन के संभव नहीं है। लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, लोग कर देकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक राज्य को विकास परियोजना, जस्ट अभी मैंने कहा कि विकासात्मक कार्य करने हैं तो पैसा लगेगा, तो यह राज्य को विकास परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करता है। यहाँ राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये नहीं है। यहाँ राज्य मतलब क्या है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी हुई है वो बात है। यहाँ पे राज्य की परिभाषा क्या दी हुई है, तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा के अर्थ के तहत क्या निकल के आता है कि जितनी भी क्या है शासन के अंग हैं, जितने भी शासन के पदाधिकारी है, जितने भी शासन के पद प्राधिकारी हैं, जितने भी शासन के कर्मचारी हैं, वो सब क्या होते हैं, राज्य होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को विकास परियोजनाओं को चलाने के लिए क्या लगता है, पूंजी लगती है, पैसा लगता है, धन लगता है, राजस्व लगता है। ठीक है, वो राजस्व कहाँ से आएगा, जनता से। ठीक है, तो विकास परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक समृद्धि होती है। भाई साहब, आपको सरकार आके बोलती है कि इस तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर इतनी रही अथवा सालाना जीडीपी वृद्धि दर इतनी रही,
तो जीडीपी वृद्धि यदि यदि आपको हासिल करनी है तो कुछ निवेश करना पड़ेगा, निवेश के लिए पैसा लगेगा, तो निवेश के लिए पैसे कई तरीकों से आ सकते हैं, उनमें से एक तरीका क्या होता है, टैक्स। ठीक है, इतनी सी बेसिक बात थी, आपको ऑलरेडी पता थी। हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं इस पर। अब आता है कि टैक्स की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, टैक्स की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि ये प्रक्रिया कब चालू हुई और कहां से चालू हुई। ठीक है, तो टैक्स की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें सिंपल सा, तो करों का उल्लेख कहां मिलेगा, मनुस्मृति में अच्छी तरह से पाया गया है। हालांकि मौर्य वंश के दौरान भारत में औपचारिक कराधान प्रणाली अस्तित्व में आ गई थी। देखो मैं आप सिंपल से एक मिनट में एक कहानी बताता हूं। पहले क्या होता था, राज्य जैसी संकल्पना नहीं होती थी। राज्य मतलब सरकार, ये ऐसी कोई संकल्पना नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम जब मनुष्य क्या हुआ, अपना विकास करना चालू किया, वो जंगलों से निकल करके शहरों जंगलों से निकल करके वो क्या है, एक ग्रुप में, समूह में क्या है, रहना चालू कर दिया। तब उसको किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति की, ऐसी सत्ता की आवश्यकता नहीं थी जो उस पर क्या है, शासन कर सके। लेकिन उस समय एक सिद्धांत प्रचलित था। कौन सा सिद्धांत प्रचलित था, मत्स्य न्याय। कौन सा न्याय प्रचलित था, मत्स्य न्याय। ये क्या होता है भाई साहब, तो जब लोग क्या हुए, इकट्ठा होना चालू हुए, तो लोगों के अंदर क्या हुआ भाई, एक महत्वाकांक्षा जागृत हुई कि मेरा क्षेत्र ये भी हो जाए, मेरा क्षेत्र ये भी हो जाए, मेरा क्षेत्र ये भी हो जाए। तो इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण इस एक मत्स्य न्याय का उत्पत्ति होती है। दरअसल ये क्या था कि छोटी मछली क्या है, मत्स्य न्याय अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़ी मछलियों को खाना कैसे मिलता है, तो आप खिला दो, अथवा क्या होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। ये ऐसा ही यहाँ पे हुआ, ऐसा ही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ भाई, बड़ा राज्य जो था वो छोटे राज्य को निगलने लग गए, मतलब छोटे राज्य को जीत जीत करके अपने में शामिल करने लग गए। यहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई भाई, बोले अब इन छोटे राज्यों की रक्षा कौन करे। तो भाई साहब यहाँ पे क्या बोला गया कि हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति को ये काम, जिम्मेदारी सौंप देते हैं। हम एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं। कौन सी जिम्मेदारी भाई साहब, ये वाली कि वो हमारे राज्य को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, हमारी जनता की रक्षा करेगा, हमारे संसाधनों की रक्षा करेगा, और क्या करेगा, हमारा लोक कल्याण करेगा। इतनी सी बात थी। इसके लिए हमने एक व्यक्ति अपॉइंट कर दिया। लेकिन क्या वो जो भी इतना सारा काम हमने दिया है उसको, क्या वो बिना संसाधन, बिना पैसे के कर सकता है, नहीं कर सकता। तो हमने क्या देने लग गए, उसको टैक्स देने लग गए। क्या देने लग गए, कर देने लग गए। वहां से बात निकल के आती है मनुस्मृति। ठीक है, यहां से क्या हुआ, मनुस्मृति से बात निकल के आती है। लेकिन ये व्यवस्था क्या हो गई, अनौपचारिक में। और ये व्यवस्था ऑफिशियल या औपचारिक रूप में कब कन्वर्ट होती है, जब मौर्य वंश का शासन आता है और आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे। यहाँ पर आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, उसमें पूरी टैक्सेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया, फॉर्मलाइज किया गया। ठीक है, यहाँ पर उल्लेख आता है, किसमें उल्लेख आता है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो कि किसका, आचार्य चाणक्य का एक प्रशासनिक और आर्थिक राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, उस पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। उसका सिर्फ अर्थ से संबंध नहीं है, उसका प्रशासन से संबंध है। एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए, एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य होते हैं, सभी की बातें उसमें की गई है। ठीक है, तो वहां पे एक पॉइंट निकल के आता है, एकदम बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है कि वहां पे जो क्या बोलना चाहिए, उनके लिए एक शब्द होता है, जो वैश्याएं रहती थी। ठीक है, जो वैश्याएं मतलब अगेन, कि दरअसल मैं इसको इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वहां पर सभी व्यक्ति से क्या है, कर लिया जाता था। सभी व्यक्ति से क्या लिया जाता था, उनकी कमाई का कुछ अंश राज्य क्या करता था, ले लेता था। और इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी। तो जो वैश्याएं होती थी वहां पर, उनको क्या कहते थे, रूप जीविका। अच्छा नाम है, ठीक है, रूप जीविका। ठीक है, तो जो रूप जीविकाएं होती थी, उनको क्या किया जाता था, उनसे भी कर वसूला जाता था। मतलब इससे क्या हुआ, इससे एक बात तय होती है, क्या सिद्ध होती है, कि राज्य के विकास में, राज्य के उत्थान में सभी का क्या रहेगा, बराबर योगदान रहेगा। आप किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म आदि आदि के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, राज्य के विकास में, डेवलपमेंट में सबका बराबर क्या है, योगदान रहेगा। ये बात यहाँ से क्या होती है, सिद्ध होती है। तो सबसे कर वसूलने की बात वहां से निकल करके आ जाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, अस्तित्व में आती। जहां इसे उपज के छठे हिस्से के अगेन, एक तो वो वाला पोर्शन हो गया। दूसरा कि एक और तरीका क्या होता था मौर्य काल में ही, तो भाई किसान जो भी उपज करता था, भाई किसान कुछ तो उत्पादन करेगा, तो किसान जो भी उपज करता था उसका कौन सा, छठा हिस्सा, कितना, 1/6 पोर्शन राज्य क्या करता था, ले जाता था। ठीक है, राज्य क्या करता था, ले जाता था। इसके बाद बात धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। भारत में प्रमुख जजिया प्रणाली आ जाएगी, मुगल राजवंश द्वारा लगाई गई। ठीक है, तो जब सल्तनत पीरियड आएगा तब जजिया लागू हो जाएगा। वो जजिया आपका आगे से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी जजिया भी तो क्या था, कर था ना, जजिया भी तो एक कर था, जकात भी तो एक कर था। जजिया हो गया, जकात हो गया, खुम्स हो गया, सिराज हो गया, आदि आदि, ये सब कर व्यवस्था के तो अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, राजस्व संग्रहण के। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको।
भारत में आधुनिक कराधान प्रणाली के विकास का पता औपनिवेशिक काल से लगाया जा सकता है, जब अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें एक नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से क्या किया, कराधान प्रणाली शुरुआत की। तो भारत में जो एक मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम है वो कौन लेकर के आया, अंग्रेज। लेकिन भारत में फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम कौन लेकर के आया, मौर्य वंश। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा आयकर अधिनियम 1866, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो भारत में टैक्सेशन को लेकर के जो पहला कानून लाया गया अंग्रेजों के जमाने में, वो कब लाया गया, 1866 में, तो पारित किया गया। और भारत में कराधान तब से क्या है, कई संशोधनों के साथ विकसित हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध के प्रभाव की भरपाई के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जब 1918-19 में क्या होता है, युद्ध खत्म होगा, पूरी दुनिया को भयंकर क्या हुआ, संसाधनों की क्षति हुई आदि आदि। तो हमको क्या करना, दरअसल पूरी दुनिया को फिर से रिडेवलप करना था। पूरी दुनिया मतलब जो अफेक्टेड थी युद्ध से, उस पोर्शन को। तो इसके लिए वापस से 1918 में आयकर अधिनियम पारित किया गया। हालांकि यह अल्पकालिक था, क्योंकि इसे आयकर अधिनियम 1922 द्वारा क्या कर दिया गया, प्रस्तावित किया गया, जो 1961 तक क्या रहा, लागू रहा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्या क्या बात ध्यान रखनी है, भारत में टैक्सेशन सिस्टम को फॉर्मलाइज करने के लिए अंग्रेजों द्वारा पहला कानून कब लाया गया, 1866 में, 1857 के युद्ध के पश्चात। ठीक है, दूसरा कि इसके पश्चात प्रथम युद्ध की भरपाई को लेकर के वापस से आयकर अधिनियम लाया गया, कब, 1918 में। इसके अलावा 1922 में लाया गया, और 1922 में जो लाया गया वो कब तक चला, आजादी के बाद 1961 तक चला। ठीक है, 1961 में क्या किया गया, विधि आयोग और प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिश के पश्चात भारत में क्या है, आधुनिक करण प्रणाली की शुरुआत होती है। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था हम 1961 में खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि हमको हमारा जो लॉ कमीशन था वो रिकमेंड कर रहा था, एक बात। दूसरी बात कौन रिकमेंड कर रहा था, हमारा तो प्रत्यक्ष कर जांच समिति बनाई गई थी, वो हमको क्या कर रही थी, ये रिकमेंडेशन दे रही थी कि भाई साहब ऐसा ऐसा कर लीजिए आप। अब आते हैं टैक्सेशन सिस्टम पे। टैक्सेशन सिस्टम के तहत दो बातें आती हैं। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम के तहत दो बातें आती हैं। एक बात क्या आती है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कई सारी बातें आती हैं, जैसे निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स। ये सब क्या होता है मैं आपको आगे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, धीरे धीरे क्लास आगे आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, निगम कर, निगम कर का मतलब क्या होता है, या कॉर्पोरेट टैक्स। तो यहाँ पे जब कॉर्पोरेट टैक्स को हम दरअसल क्या कहते हैं हिंदी में, निगम कर। अब बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है, बोले निगम कर मतलब क्या, नगर निगम जो कर देता है, नहीं, वो नगर निगम वाला कम नहीं है, कर नहीं है। ठीक है, नगर निगम जो आप कर देते हो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कहलाता है, उसमें अलग प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, निगम कर का मतलब क्या होता है, जो कंपनियां टैक्स देती हैं। भाई अंबानी जी बैठे हुए हैं हजारों करोड़ की कंपनी लेकर के। ठीक है, तो हजारों करोड़ की कंपनी लेकर के अंबानी जी जो बैठे हुए हैं, उसमें कुछ तो टैक्स देंगे, प्रॉफिट होगा जिसमें से। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। कंपनी द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है अपनी टोटल शुद्ध आय पर, वो क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके अलावा इनकम टैक्स हो गया हमारा, हम लोग हमारे माँ बाप जो इंडिविजुअली पे कर रहे होंगे, यदि वो इनकम स्लैब में आते होंगे तो। ठीक है, इसके अलावा उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, और क्या होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, मिनिमम न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये सब क्या होते हैं आगे हम समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये कंपनियों से लिया जाता है, हमसे नहीं लिया जाता, कंपनियों से लिया जाता है। मिनिमम एक आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं, क्या क्या होती हैं, टैक्स के स्लैब से बाहर जा रही होती हैं, बट फिर भी उनसे कुछ तो पैसा लिया जाए। बोले वो होता है ना, एक मूवी रहती है अपने शक्ति कपूर साहब की, है ना, उसमें बोलता है, बोले आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। बस सरकार भी ऐसी है, सरकार का भी यही है, बोले तू कंपनी है कुछ तो लेके जा भाई। ठीक है, तो वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, समझेंगे इसको। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में एक सेल्स टैक्स होता है, एक वैट होता है। वैट आपके सिलेबस में पूरा का पूरा दिया हुआ है 10th यूनिट में, जीएसटी के बाद हम इसी को कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी हो जाता है, और क्या हो जाता है, एक्साइज ड्यूटी हो जाती है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या हुआ भाई साहब इसमें, अब क्या हुआ इसमें, ये जीएसटी आ जाता है, जो कि आपका क्या है, 9th यूनिट हमको पढ़ना है, जीएसटी 9th यूनिट आपको पढ़ना है। अब इसके तहत बहुत सारे कर रखे गए हैं, लेकिन अब उन सबको बातों को कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अब आपको सिर्फ क्या देना है, जीएसटी देना है। 5%, 12%, 18%, 28% जो भी आपका है ना, वो जीएसटी पे करना है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, ठीक है, उसको हम देखेंगे अभी चल करके। जो आप मदिरा पान करते हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, बेसिक बातें थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। ठीक है, बेसिक समझ रहे हैं एकदम। ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता है, बट अगेन की थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि एक क्या हो जाए, हमारा वो आ जाए, फ्लो आ जाए। उसके बाद हम क्या है, जीएसटी की कल की क्लास से, है ना, अभी आज तो हम इसको पढ़े ले रहे हैं, कल की क्लास से हम सिलेबस से चालू करेंगे। जो आपके सिलेबस में जीएसटी के पहला बिंदु दिया हुआ है वो क्या है, शब्दावलियां दी हुई हैं, याद है आपको। यदि आप सिलेबस पलट के देखेंगे तो क्या मिलेगा, शब्दावलियां मिलेंगी। तो शब्दावलियां से हम क्या है, चर्चा चालू करेंगे। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर एक कर है जो सीधे व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिसके प्रभाव को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है इसका? इस बात का मतलब है कि जिस पर टैक्स लगेगा पे भी उसी को करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? जिस पर टैक्स लगेगा या लगता हुआ प्रतीत होगा, पे भी उसी को करना पड़ेगा। मतलब आपकी सैलरी टैक्सेबल इनकम के तहत ग्रुप में आती है, तो आप पर ही टैक्स लगाया जाएगा और पे भी आपको ही करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो अप्रत्यक्ष कर पढ़ने के बाद और क्लियर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रगतिशील होता है। प्रगतिशीलता का मतलब क्या होता है कि बढ़ती हुई आय के साथ कर बढ़ता जाता है। बढ़ती हुई आय के साथ कर की दर क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है, प्रगतिशील कर हो गया। सीबीडीटी क्या है? द्वारा प्रत्यक्ष करों की अनदेखी क्या है? की जाती है। ठीक है, ये बात इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड बना हुआ हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बना हुआ है हमारा, वो क्या है, इसको थोड़ा सा इतना वो वरीयता नहीं देता है। ठीक है, बट फिर भी लगभग पिछले 500-600 सालों में, या यूं कहें कि जब से जीएसटी आ गया है तब से सरकार इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रही है। लगातार संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। पहले हमारे देश की पॉपुलेशन के लगभग 5 से 6% लोग ही क्या करते थे? डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे थे, जो कि अब बढ़कर लगभग कितना हो चुका है? 8 से 9% के पास पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। मतलब लगातार उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्रत्यक्ष करों के महत्वपूर्ण प्रकार क्या हैं वो हमने पीछे देख लिया। आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, प्रतिभूति लेन देन कर आदि आदि। ठीक है, प्रतिभूति लेन देन कर क्या है? आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसमें से कुछ इनकम होती है, उस इनकम पे क्या है? आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बाबू, आगे चर्चा करते हैं अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स की। तो अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या आ जाती बात? तो अप्रत्यक्ष कर आपको अच्छे से पता है क्या है, कि जो आपकी पर्सनल या व्यक्तिगत इनकम पे नहीं लगेगा, लेकिन आप जो भी वस्तु खरीदेंगे अथवा जो भी सेवा क्या है आप प्राप्त करेंगे या खरीदेंगे सेवा, ठीक है, उन सब पर क्या है? टैक्स लगेगा। पॉइंट क्लियर है? तो गुड्स एंड सर्विसेज, यही तो है जीएसटी। गुड्स, वस्तुएं, सर्विसेज, सेवाएं, उन पर लगने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो विचारों और प्रभाव पर लगाए जाते हैं, जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, समझो सिंपल सा। प्रत्यक्ष कर में आपने क्या पढ़ा? तो प्रत्यक्ष कर में आपने पढ़ा कि भाई जिस पर लगेगा पे भी उसी को करना पड़ेगा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे लगेगा किसी और पे, अब पे कोई और करेगा। लगेगा किस पे भाई साहब? दुकानदार पे कौन करेगा? जनता। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, 18% जीएसटी भाई साहब को पे करना है, लेकिन वसूला किससे जाएगा? हमसे। फिर वो पे कर देगा। वसूला किससे जाएगा? जनता से। 18% खाना खाई लगेगा, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए अच्छे, ठीक है, आप कुछ नहीं है, ये पेन टैब रखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इसको आप खरीदने जाइए, टैक्स देना पड़ेगा। कौन पे कर रहा है? पे करता हुआ कौन प्रतीत हो रहा है? दुकानदार। पे करता हुआ कौन प्रतीत हो रहा है? दुकानदार। बट पे कौन कर रहा है? हम, आप, हम जो भी वस्तु सेवाएं लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर क्या है? प्रकृति में प्रतिगामी होता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं। ठीक है, अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या है द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है। ठीक है, प्रत्यक्ष करों में कुछ उदाहरण क्या है? बिक्री कर, सीमा शुल्क टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी सबसे बड़ा उदाहरण फिलहाल के लिए। वैट हो जाता है हमारा। ठीक है, वैट पूर्ण रूप से खत्म नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, वैट क्या है? पूर्ण रूप से खत्म नहीं है। वैट को जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, बट वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। आपको अच्छे से पता है क्यों नहीं खत्म है? क्योंकि एल्कोहल या अन्य जो पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं उसमें भी अभी भी क्या है? वो व्यवस्था बनी हुई, क्योंकि सरकारों को उससे क्या है ना, अगेन की दुधारू गाय है फिलहाल के लिए, वो क्या है? वो दुधारू गाय, तो दुधारू गाय को क्यों कोई है ना खत्म करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? बात करते हैं आगे भारत में कराधान की। भारत में कराधान के तहत के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है वो किस प्रकार की व्यवस्था है? एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था दोस्त? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में बाबू ऊपर पे कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ढेर सारे टैक्स लगाती है, इनकम कर वसूल रही है आप उसे। तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या क्या वसूलती है? सोचने वाली बात है। एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है आपसे, ठीक है, सर्विस टैक्स वसूल रही है आपसे जीएसटी के तहत, ठीक है, ये आपको वसूल रही है। ठीक है, इसके अलावा सरचार्ज वसूल रही, सेस वसूल रही, सीबीडी, एसएडी और एडी सब सब वसूला जा रहा है आपसे। ठीक है, पॉइंट सिंपल सा इतना है, इनकम टैक्स हो गया आपसे वसूल रही सरकार, तो ढेर सारे कर क्या है? सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वसूले जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसके बाद जो सेकंड स्तर पे आता है हमारा, वो क्या आती है? राज्य सरकारें आती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे क्या है? वैट वसूला जा रहा है उनके द्वारा, एस जीएसटी वसूला जा रहा है। क्या वसूला जा रहा है उनके द्वारा? एस जीएसटी। इसके अलावा लग्जरी टैक्स, इनके भी अपने सर चार्जेस और सेस होते हैं, एंट्री टैक्स होता है, परचेस टैक्स होता है ना, सीएसटी होता है, आदि आदि।
तो ये सब क्या है, राज्य सरकारें लगाती हैं। अब आता है बोले तीसरा स्तर क्या भाई साहब, तीसरे स्तर की बात करते हैं। हमने 3 स्तर देखे ना, 1 2 3। तीसरे स्तर पे कौन है, स्थानीय सरकारें। तीसरे स्तर पे कौन है, स्थानीय सरकारें, जैसे आपका नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत आदि आदि। यहाँ पे लोग रहते हैं, नगर निगम को टैक्स देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, वाटर टैक्स देते हो, फेयर टैक्स देते हो, मेला कर आदि आदि कर आप आपसे वसूले जाते हैं ना। ठीक है, आप नहीं देते होंगे, आपके माता पिता भर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, तो ये पे कर रहे हो ना आप। ये किसको पे कर रहे हो, ये पे कर रहे हो आप स्थानीय लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, आप जिस भी शहर में बैठ करके देख रहे होंगे, वहां पे आपके अपने नगर निगम के ऑफिस में आपको क्या करना पड़ता होगा, टैक्स देने जाना पड़ता होगा। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे देश में क्या है, टैक्सेशन को लेकर के बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में टैक्सेशन को लेकर के बात बनी हुई है, इन सब के अपने अपने क्या है, वो बने हुए हैं। आप शक्ति प्राप्त होती है अलग अलग जगहों से। ठीक है, जैसे कर लगाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 256 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कानून के अधिकार को छोड़कर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है या एकत्र नहीं किया सकता है। ये इसका मतलब क्या है, कानून के अधिकार को छोड़कर, मतलब बिना कानून बनाए आप किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा सकते हैं। बट इसको दूसरे तरीके से समझो भाई, कानून बना करके आप कुछ भी टैक्स लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या कह रहा है दरअसल, वो कानून बना करके कुछ भी टैक्स लगा सकते हो, बिना कानून बनाए कुछ भी टैक्स नहीं लगाया सकता। बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो कानून बना करके कुछ भी टैक्स लगाया सकता है, बिना कानून बनाए कुछ भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इतनी बातें आप फिलहाल के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यदि कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक कहाँ से मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जॉब्स वाला। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वैसे जॉब्स वाला ऑफिशियल क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम में, तो क्या है आपको मिल जाएगा। वैसे इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में क्या है डली हुई, वहाँ पीडीएफ इसकी डाल दी जाएगी। पीडीएफ भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य कर की। ठीक है, राज्य का द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, उसको दो तरीके से काम होता है। राज्य द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए अलग अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। ये राज्य सरकारों द्वारा क्या लगाए और एकत्र किए जाते हैं। कुछ उदाहरण, जैसे उदाहरण के लिए व्यावसायिक कर होता है। यह कर किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाता है जो पैसे के माध्यम से क्या करता है, अपनी आय का अर्जन करता है। आप व्यापारी हैं, व्यापारी हैं तो आप पे टैक्स लगेगा। तो ये क्या हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद आती है स्टाम्प ड्यूटी। यह शादी के पंजीकरण जैसे आधिकारिक दस्तावेजों पर लगाया जाता है। इस कर की क्या है, राशि लेन देन के मूल्य पर निर्भर करती है। भाई आप शादी विवाह करवाने जाते हैं, आपका दोस्त भाग के आया है, शादी रजिस्टर करवाने जाएंगे, स्टाम्प ड्यूटी रहेगी वहाँ पे। क्या लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी रहेगी। आप किरायानामा बनवाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, स्टाम्प पे बनता है, ड्यूटी जाती है उसकी एक, किसके पास जा रही है, राज्य सरकार के पास जा रही है। ठीक है, मनोरंजन कर। ठीक है, यह कर आमतौर पर फिल्म टिकट, प्रदर्शनी, मनोरंजन पार्क आदि आदि पे लगाया जाता है। कोई फिल्म रिलीज होती है, फिर मामा आते हैं और बोलते हैं कि हम भाई साहब क्या है, इस वाली फिल्म को क्या करते हैं, कर मुक्त करते हैं। मामा तुम्हारा इस फिल्म को क्या करेगा, कर मुक्त करेगा। पॉइंट क्लियर है। तो मामा ने क्या कर दिया, उसको कर मुक्त कर दिया। वो क्या था, मनोरंजन टैक्स था, मनोरंजन कर था। अब क्या होगा, टिकट थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, अपना हिस्सा छोड़ दिया। मनोरंजन कर, सरकार ने क्या बोला, बोले फिल्म को हम क्या है, कर मुक्त करते हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं फिल्म को। इसका मतलब सरकार अपना हिस्सा छोड़ दी। उस हिस्से का नाम क्या है, मनोरंजन कर नाम है। ठीक है, इसके अलावा लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स क्या भाई, आप 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, ठीक है, या होटल या किसी प्रतिष्ठान द्वारा लगाया जाता है जो व्यक्तियों को आवास प्रदान करने में क्या है, संलग्न होते हैं। 5 स्टार होटल में आप रुक रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, टैक्स देना पड़ेगा, उसका कर लगेगा। ठीक है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं आप, है ना, तो उसका भी क्या है, कर लगेगा आपको। ठीक है, तो ये सब बातें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, राज्य कर के अंतर्गत बातें ये सब शामिल है। पॉइंट क्लियर है मेरे ख्याल से। केंद्रीय कर की बात करते हैं। केंद्रीय कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाते हैं, अपने पास रख लिए जाते हैं। ठीक है, इन करों को पूरी तरह से केंद्र सरकार के लिए क्या जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच क्या विभाजित होते हैं। अब ये पॉइंट आता है, केंद्र और राज्य के बीच में कैसे विभाजित होंगे ना, ये तो पॉइंट सही ना। देखो भाई, हमारे पास एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था का नाम क्या है, जो अनुच्छेद 280 से निकल के आती है, वो संस्था का नाम क्या है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन कह सकते हो ना, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग पढ़ेंगे इसको हम, है ना। फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग। इन भाई साहब को क्या है ना, अभी फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा है भाई, अभी हमारा जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो कौन सा कमीशन है, एनके सिंह कमीशन। ठीक है, कौन सा कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन, एनके सिंह कमीशन चल रहा है।
रिकमेंडेशन उसकी कब से कब तक लागू है? 21 से 25 के लिए लागू है। ठीक है, यहां तक की बात, यही तो चल रहा अभी। अब ये क्या बोलते हैं कि केंद्र सरकार को अपने कुल राजस्व का कुछ हिस्सा क्या करना पड़ता है, राज्यों को देना पड़ता है। फिलहाल के लिए कितना है? तो इसके पहले जो कमीशन चल रहा था, एनके सिंह कमीशन के पहले, वो क्या बोल के रखा था, 42%, कि केंद्र सरकार को अपने कुल राजस्व का 42% क्या करना पड़ेगा, राज्यों के बीच बांटना पड़ेगा। लेकिन एनके सिंह कमीशन ने क्या बोला कि भाई साहब 42% ज्यादा है, आप कितना बांटिए, 41% बांटिए। तो राज्य, केंद्र सरकार के पास यदि 100 रुपए आते हैं तो उसमें से 41 रुपया कहां चला जाएगा, राज्यों के पास। बोले अब राज्यों के पास तो आ गया कि राज्यों के बीच बांट दीजिए, पॉइंट ये है कि किस राज्य को कितना जाएगा। तो किस राज्य को कितना जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है। यही एक विवाद का बिंदु है, आगे हम चर्चा करेंगे भविष्य में कभी, है ना, ये विवाद का बिंदु कैसे बनता है, बट फिलहाल के लिए इतनी बात ध्यान रखनी, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या क्या बातें आती है, जैसे क्या हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, ठीक है, गिफ्ट टैक्स हो गया, आयकर टैक्स हो गया, ठीक है, ये सब बातें क्या इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ध्यान रखना है इन बातों को आपको। चलिए, अब आता है कि भारत में कराधान के हितधारक कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है भाई। तो भारत में कराधान के हितधारकों में सिर्फ एक बड़ी संस्था जो आती है वो क्या है, हमारा वित्त मंत्रालय, देश का वित्त मंत्रालय भारत के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करता है, देश में आर्थिक निर्णयों को लेने के लिए उत्तरदायी होता है। यह विभिन्न विभागों के माध्यम से काम करता है। इसके 6 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं बाबू? 6 विभाग होते हैं। कौन कौन से विभाग होते हैं इसके? 6 देख लो एक बार, है ना, इसके कौन कौन से 6 विभाग होते हैं वो देख लो एक बार। वो विभागों में एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामले विभाग। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, और आखिरी में आता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। टोटल 6 विभागों के माध्यम से क्या करता है, वो काम करता है, ठीक है। जिसमें से यदि जो सर्वाधिक बात करते हैं, सर्वाधिक जो चर्चा में रहता है वो कौन से मामले आते हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो ये वित्त मंत्रालय क्या करता है, इनके माध्यम से पूरी कराधान व्यवस्था को मैनेज करता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना अच्छे से बात को कि जो कराधान व्यवस्था है हमारे देश की, वो पूरी की पूरी कौन मैनेज करता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज करती है। इन सब डिपार्टमेंट्स की मदद से वो क्या है, काम किया जाता है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं आयकर विभाग की बात करते हैं, ठीक है। आयकर विभाग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, है ना। अब ये कौन है भाई, तो यह राजस्व विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। आयकर विभाग का प्रमुख कार्य क्या है, प्रत्यक्ष करों को एकत्र करना, भाई नाम ही है, ठीक है। यह केंद्रीय कर बोर्ड एक बना करके रखा हुआ है, सीबीडीटी इसने बनाया हुआ है, ठीक है। भाई साहब वित्त मंत्रालय था, इसने बोला तुम कोई इसने किसको बोला, आईटी डिपार्टमेंट, बोले यार ये काम कर लो, इसने इसको बोल दिया, बोले ये तू ये काम कर ले भाई, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो इसके बाद इसके अलावा किसमें क्या आ जाता है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम्स, है ना। अब जीएसटी लागू होने के बाद क्या कर दिया गया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, जीएसटी बोर्ड हो गया भाई। फिलहाल के लिए जीएसटी क्या है, इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो जीएसटी के संबंध में नीतियां तैयार करने में सरकार क्या करता है, सहायता करता है, सरकार को क्या करता है, सलाह देता है, उसकी मदद करता है, ठीक है। इतनी सी बातें थी। अब चूंकि हमको क्या करना है, कल की क्लास से जीएसटी की शब्दावलियां चालू करनी है। हमको क्या करना है, जीएसटी के सिलेबस के अनुसार हमको क्या करना चालू करना है, शब्दावलियां पढ़ना चालू करना है। लेकिन मैं आज की क्लास में आपको क्या करता हूं, थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बेसिक चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। जीएसटी के बारे में बेसिक चर्चा, एकदम फैक्चुअल डेटा है ये, आपको कहीं भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा, ठीक है। तो देखो सिंपल से क्या है इसका, अच्छा इसके बारे में जो गूढ़ बातें हैं, जो ज्यादा गहराई से बातें, वो हम करेंगे क्लासेस में, चर्चा करेंगे। अभी सर एक सुपरफिशियल चर्चा करना है, ठीक है। तो जो जीएसटी है वह एक ऐसा कर है जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लगाया जाता है। हमने पीछे चर्चा कर ली जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा कि भाई साहब आप बाजार से जो भी क्या करेंगे, वस्तु लेंगे अथवा सेवाएं लेंगे, उसके लिए एवज में क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कर भुगतान करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब एकल व्यापक कर है जो उपभोग, जीवन सेवा कर आदि पर क्या है, अन्य सभी छोटे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर देता है। तो भाई जितने जितने छोटे छोटे क्या थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बने हुए थे, सबको उठा करके भारत सरकार द्वारा किसके 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2016 में कहां रख दिया गया, जीएसटी में रख दिया गया। पॉइंट क्लियर। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से क्या था, एक है, ठीक है। देश में क्या है, अप्रत्यक्ष कर सुधारों की पूरी प्रक्रिया नहीं है, अप्रत्यक्ष कर सुधारों में
स्पेसिफिक अप्रत्यक्ष कर सुधार की प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष कर सुधार की प्रक्रिया अभी क्या है, चल रही है। ठीक है, इसे वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर के नारे के साथ क्या है, पेश किया गया। जीएसटी में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। हाँ, वैट सम्मिलित है, बिल्कुल, ये मैंने आपको पीछे भी समझाया, वैट सम्मिलित है कुछ चीजों को छोड़ करके, 5 चीजों को छोड़ करके, बाकी उसमें सभी प्रकार का वैट क्या है, शामिल है। वो 5 चीजों में क्या क्या बातें आती हैं वो हमने पीछे चर्चा कर ली, जैसे एल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स आदि आदि बातें। ठीक है, चर्चा करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब ये लगता कैसे है ना, ये कैसे आता है आपके ऊपर, तो यह निर्माता से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर क्या है, एक ही कर रहता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्तर पर कर की दर अलग अलग रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब प्रोडक्शन से लेकर के या प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक, ये जो पूरी चेन बनी हुई है, इस चेन में कहीं पर भी इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल कुछ भी नहीं जुड़ेगा। ये क्या रहेगा, लगातार एक समान रूप से बना रहता है। ठीक है, कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है, जो अंतिम भोक्ता पर क्या होता है, भारित होता है। 160 से अधिक विकसित देश कराधान की इस प्रणाली को लागू करते हैं। ठीक है, जीएसटी आमतौर पर पूरे देश में एक ही दर से क्या है, कर लगाता है, मतलब 5%, 12%, 18% और 28% की जो व्यवस्था बनी हुई है वो पूरे देश के लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उनसे कुछ अलग वसूला जाएगा, किसी और से कुछ अलग वसूला जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य, क्या क्या तथ्य आते हैं कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1954 में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया, फ्रांस में लागू किया गया, ध्यान में रखिएगा इस बात को। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कानून कब आया, 2016 में। लागू कब किया गया, 2017 में। और इसी कारण 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को लागू किया गया था। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, 1 जुलाई क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, और हमारे देश का जो जीएसटी व्यवस्था है, जीएसटी का जो मॉडल है, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, हमारे यहाँ पे मल्टी लेयर्ड जो मॉडल बना हुआ है, या मल्टी स्लैब मॉडल जो बना हुआ है कि भाई 4 स्लैब बनाई गई हमारे यहाँ पर, ये जो मॉडल है ये कहाँ पर आधारित है, ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, कहाँ पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर। सोचने वाली बात है, कनाडा के मॉडल पर ही क्यों आधारित है। यदि आपको भारत में फेडरल सिस्टम समझ में आता है, क्या समझ में आता है आपको, भारत में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट चलती है ना। फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकारें भी होंगी, यही फेडरल गवर्नमेंट है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से ली हुई है, कनाडा से। जीएसटी कुछ इसी तरीके से इंप्लीमेंट होता है, इसी कारण हमने उसको वहां से लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी उसी तरीके से इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। इसका पूरा नाम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, ये टैक्स नहीं, टैक्स होता है। ठीक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। विधेयक और कानून में अंतर होता है। संशोधन कानून में विधेयक मतलब बिल, ठीक है, और जो जब वह पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो वो कौन सा था, 101वें नंबर का था। वो कौन सा था, 101वें नंबर का था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मतलब क्या है, कोई बिल आया है तो कोई ऐसा नहीं कि वो हमेशा पास ही होगा। यदि हम देखें सिंपल सा, कि लगभग 21 कानून आज तक, 21 विधेयक ऐसे होंगे जो आज तक पास ही नहीं हो पाए होंगे। भाई 101 पास हुए, टोटल 122वां विधेयक है, मतलब 21 ऐसे हो चुके होंगे जो कभी पास ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो विधेयक 122वां था, कानून कौन सा है, 101वां है। ठीक है, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट पड़े थे, विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। कितने वोट पड़े थे, कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा, बाकी सब कहां गए भाई, बाकी कहां गए, बाकी छुट्टी में, बाकी विरोध कर रहे थे ना, आपको याद हो तो, बाकी विरोध कर रहे थे। तो विपक्ष में 336 वोट, ये सब एनडीए वाले हैं। ये कौन वाले हैं लोग, एनडीए वाले हैं। और कौन वाले हैं, बीजू जनता दल वाले, नवीन पटनायक की पार्टी आदि आदि, ठीक है, जो भाजपा के समर्थक है। तो विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े, बाकी कहां गए, बाकी सब क्या है, अनुपस्थित थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। तारीखों को याद रखिएगा। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर को दी। लोकसभा ने कब पास किया, 3 अगस्त को 2016 को। राज्यसभा ने कब पास किया, 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, 8 सितंबर 2016 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वह कानून नहीं बन सकता था, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है जी, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी क्या है, भारत में लागू हो गया। कब लागू हो गया, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, कुछ और अन्य तथ्य, ठीक है, कुछ अन्य तथ्य क्या है, यह गंतव्य पर आधारित है, अंतिम व्यक्ति पे लागू होगा।
ठीक है। विजय केलकर समिति ने क्या है इसकी अनुशंसा की थी, ठीक है। क्या किया था, इसको सुझाव किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था, ठीक है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था प्रारंभिक दौर में, ठीक है। जीएसटी का हेडक्वार्टर दिल्ली में, आपको बेसिक बात पता ही है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पहला देश कौन सा था, फ्रांस, 54 में, 1954 में। पहला राज्य कौन सा है भारत में, तो भारत में पहला राज्य असम है, ठीक है। असम नहीं बोलना है, असम बोलना है, ठीक है। तो असम पहला राज्य है। कब लागू किया उसने, 12 अगस्त 2016 को लागू किया था, ठीक है। आपको अच्छे से याद है। अभी आपने जस्ट पीछे यहाँ पे चर्चा करी कि 3 अगस्त को लोकसभा ने पास किया, 8 अगस्त को किसने, राज्यसभा ने पास किया, और बाद में क्या कर दिया गया उसको, 12 अगस्त को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने जस्ट देखा कि भाई राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, असम ने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, ठीक है, 12 अगस्त को। अंतिम राज्य कौन था, जम्मू कश्मीर था, जिसने 5 जुलाई 2017 को क्या किया था, लागू किया था। उस समय यहाँ पे सरकार किसकी थी, तो उस समय यहाँ पे सरकार चल रही थी किसकी, हमारे महबूबा मुफ्ती की। किसकी सरकार चल रही थी, महबूबा मुफ्ती की, भाजपा के साथ, ठीक है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभारों को क्या है, शामिल किया गया। अधिभार क्या है, सरचार्जेस जो होते हैं, हम समझेंगे सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, अंतर क्या होता है, इनका धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होती है, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड में कितनी संख्या, 12, जीएसटी में कितनी संख्या, 15, ठीक है। जीएसटी के अंतर्गत 4 स्लैब बनाई गई हैं, ठीक है। आपसे कोई कहेगा कि 5 स्लैब है और 5वीं स्लैब क्या बताएगा, 0%। ना भाई, 0% कोई स्लैब नहीं होती है। अरे जो चीज जीएसटी के बाहर है वो 0% है, उसमें स्लैब ही बताने की क्या जरूरत है आपको। तो 5%, 12%, 18%, 28%, बहुत सारी चीजें जीएसटी के बाहर हैं। जो चीजें जीएसटी के बाहर हैं वो 2 प्रकार की चीजें हैं। एक, जिनमें सरकार को बहुत ज्यादा फायदा है, सरकार भयंकर टैक्स वसूलती है, 50 से 55% तक टैक्स वसूला जा रहा है। जैसे मदिरा का सेवन यदि आप कर रहे होंगे अभी वीडियो देखते देखते, ठीक है, तो उनमें तो एक वो पोर्शन हो जाता है, तो वो वाला, ठीक है, उसमें सरकार बहुत ज्यादा फायदा उठाती है, इसलिए जीएसटी में शामिल नहीं कर रही है। और दूसरा कि जो क्या होती हैं, मिनिमम बेसिक नीड की चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, खुला आटा हो गया, खुले चावल हो गए, खुले मतलब जो पैक्ड फॉर्म में नहीं आते हैं वो, है ना। तो इन सब पे भी टैक्स मिलता है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक ह्यूमन नीड्स की आवश्यकता वाली क्या है चीजें, ठीक है। संविधान में जीएसटी परिषद के लिए एक नया अनुच्छेद एड ऑन किया गया था 101 से, वो क्या था, अनुच्छेद 279A। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 279A। संवैधानिक व्यवस्था क्या है जीएसटी को लेकर, आगे हम चर्चा करेंगे। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी, ध्यान रखिएगा, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या क्या होती है, 33 होती है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 क्या है, उसमें अधिकार दिया गया है। 66.66% किसके पास है, राज्यों के पास, और 33.33% किसके पास हो जाता है, हमारा केंद्र सरकार के पास हो जाता है, क्या, वोटिंग राइट है ना, मताधिकार या वोटिंग राइट, इतना उनके पास हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आईजीएसटी को क्या है, अनुसंधान संविधान के अनुच्छेद किसमें 269A में शामिल किया गया है। 3 व्यवस्थाएं हैं दरअसल इसमें। एक सीजीएसटी होता है, आगे हम ये सब समझेंगे वैसे। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, ठीक है। इस जीएसटी के साथ साथ इसी में क्या आता है, यूटीजीएसटी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाता है, हमारा आईजीएसटी हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि क्या है, राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा होता है जिसका, ठीक है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी के बाहर रखा गया फिलहाल के लिए। वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह क्या सीमा 10 लाख रखी गई है। इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा आगे करेंगे, ये एकदम बेसिक फिलहाल के लिए है ना। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 साल में की जाती है। ये इसी कारण जब 2017 में क्या हुआ, वो लागू हुआ, ठीक है। राज्य सरकार ने क्या बोला, केंद्र सरकार ने क्या बोला कि हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे, लेकिन बीच में क्या आ गया, 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना के कारण हुआ क्या, राज्य सरकार केंद्र सरकार की कमाई क्या हो गई, कम हो गई, राजस्व सरकार के पास नहीं आया। अब राजस्व जब सरकार के पास ही नहीं आया, केंद्र सरकार के पास, तो भरपाई कैसे करेगा। इसी कारण क्या हुआ था, बीच में विवाद खड़ा हो गया था 2020 में, ठीक है। उसकी चर्चा हम देखेंगे क्या है वो विवाद, है ना। बट फिलहाल के लिए कि सरकार ने बोला था हम 5 साल तक आपकी भरपाई करेंगे, फिलहाल के लिए 5 साल क्या हो चुके हैं, टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, ठीक है। दुनिया का पहला देश कौन सा था, फ्रांस था लागू करने वाला। भारत कौन सा था, 161 देश था, 161st देश था इस व्यवस्था को लागू करने वाला। जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन सी थी, असीम दास गुप्ता। जीएसटी का रिकमेंडेशन देने वाली समिति कौन थी, विजय केलकर समिति। और जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति क्या थी, असीम दास गुप्ता समिति, ठीक है। ये क्या थी, यहाँ पर कुछ बेसिक बातें थी जो हमने यहाँ पर अभी चर्चा करी, ठीक है। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक कवर किया है। कल की क्लास से हम जीएसटी की शब्दावलियों की चर्चा करेंगे और बात धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। आप में से जो लोग पहली बार जुड़े थे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसका जो कंटेंट है पीडीएफ वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके जो नोट्स हैं वो जल्द ही आपको बुक के फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।